Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we will start a new chapter number 11 from 8th class social science book. In this video we will do the summary of this chapter and also I will explain you the back exercise of this chapter. So please watch this video till the end, and if you are new on my channel and you haven't subscribed it yet, I request you to please subscribe my channel, and for the latest update don't forget to press the bell icon. The name of the chapter is Administrative Structure, the Growth of Conley Army and Civil Administration. इस वीडियो में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि कैसे आफ्टर ट्रेड जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी जो इंडिया है, इंडिया के ओवरऑल जो टेरिटरीज है उसमें कैसे उन्होंने अपना कब्जा बनाया है। ठीक है, फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एंड कंपोजिशन ऑफ मिलिट्री। ठीक है, ऑलरेडी अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। उनका मेन पर्पस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, बट उन्होंने स्टार्ट क्या कर दिया, आफ्टर प्रॉफिट मतलब कि ट्रेड करने के बाद उन्होंने इंडियन जो टेरिटरीज है उन पे उन्होंने अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने उस जो टेरिटरीज है उनमें प्रशासन करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने नई पॉलिसीज़ बनाई। उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को कंप्लीट करना, उन्हें इंडियन पीपल के इंटरेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। ठीक है, अपने आप को इंडिया में पूरे कवर करने के लिए, इंडिया की बाउंड्रीज में अपने पैर जमाने के लिए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं। वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू उन्होंने न्यू रूल्स बनाए हैं। ठीक है, और कुछ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए हैं। ठीक है, वो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ था कि 1773 एडी में पास हुआ था। इसमें मेन पर्पस ये था कि वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे वर्क करेगी उसके ऊपर बेस था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट थी जो कि इंग्लैंड में थी, उन्हें ये राइट मिल गया था कि जो उनकी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में एस्टैब्लिश है उसका जो वर्क वो क्या करेगी, चेक करेगी। ठीक है, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल्स को राइट मिल गया था कि वो कंट्रोल किस पे करेंगे, मुंबई एंड मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट इज पिट इंडिया एक्ट 1784। पीस इंडिया एक्ट है, ये भी अगेन है पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में पास हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट है जो कंपनी किस किस में अब कंट्रोल करेगी, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल मैटर में। उसके लिए उन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश की इंग्लैंड में। ऑलरेडी उसमें 6 मेंबर्स थे, बट बाद में वो मेंबर चेंज होकर 4 से लेके 3 हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एडी। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कंपनी है अब वो क्या करेंगे, ट्रेड के अलावा वो अपना फुल अटेंशन किस में देगी, एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को उन्होंने नाम चेंज करके क्या रख दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ इंडिया रख दिया था। एक न्यू कमेटी बनी थी जिसका मेन पर्पस ये था कि उन्होंने क्या बनाना है, लॉ बनाने इंडिया में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इसमें ये था, इन दिस वे द प्रेसिडेंसी ऑफ डिबेट फ्रॉम द राइट टू ब्लेक। जो भी हमारे वहाँ जो देश विभाग था, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट था, उन्हें क्या कर दिया था, उन्हें वंचित कर दिया था कि वो अब लॉ नहीं बनाएंगे। इन दिस वे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा क्या बन गई थी, पावरफुल बन गई थी। ठीक है, नाउ चार्टर एक्ट है 1853 एडी में जो आया था। ठीक है, इसमें मेन पर्पस उनका क्या था, उन्होंने लेजिस्लेटिव मीन जो लॉ मेकिंग बॉडीज होती है उन्हें एस्टैब्लिश करना और उसे एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका से उसे क्या करना, अलग कर देना। उसके 12 मेंबर थे। थ्रू दिस एक्ट है जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेरेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, इससे उन्होंने जो इंडिया के ऑल ओवर कंट्री में या इंडिया के ऑल ओवर पार्ट में उनका क्या हो गया, कंट्रोल आ गया कंपनी का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने सिविल सर्विस के कैसे उन्होंने डेवलप की है, आर्मी कैसे डेवलप की है, पुलिस में उनका क्या योगदान रहा है एंड जुडिशरी में क्या योगदान रहा है। अगर हम सिविल सर्विस की बात करें तो किसने एस्टेब्लिश की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। उनका मेन मोटिव ये था कि वो क्या करे, सैलरी उन्होंने सिविल ऑफिसर्स के लिए इंक्रीज़ कर दी ताकि जो वो ब्राइबरी लेते थे, ठीक है, वो ना ले सके। ठीक है, ऑफिसर को बैन कर दिया था कि वो किसी से भी कोई प्राइवेट ट्रीट नहीं करेंगे, ना ही वो गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे। बट इसमें उन्होंने ये किया था, ओनली जो यूरोपियन पर्सन थे उन्हें ही हायर पोस्ट दी जाती थी। इंडियन पीपल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें मतलब कि सिविल ऑफिस में जॉब करने की कोई उन्हें मतलब कि परमिशन नहीं दी गई थी। बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने इंडियन पीपल्स को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन उन्हें वो जॉब्स देना स्टार्ट कर दिया था। वो कब हुआ था, 1833 एडी में। बट इसके लिए उन्हें क्या था कि उन्हें जो इंग्लैंड में जाना पड़ता था और वहाँ
वहाँ जाके उन्हें उनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। आफ्टर ट्रेनिंग वो उन्हें इंडिया भेजा जाता था। बट स्टिल नाउ है जो इंडियन पीपल है उन्हें सिर्फ लोअर पोस्ट में दिया जाता था और हायर पोस्ट में ओनली यूरोपियन पीपल थे। ठीक है, 1853 एडी में उन्होंने एक सिविल सर्विस जो उन्होंने स्टार्ट की थी, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्ट किया और वो कहाँ कंडक्ट होता था, इंग्लैंड में, और मीडियम क्या होता था, इंग्लिश का। ठीक है, उनकी पहले एज लिमिट मतलब कि जो पर्सन है वो कितनी एज के पर्सन उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते थे वो 22 ईयर्स फिक्स की थी। लेटर और वो चेंज करके 21 ईयर, नेक्स्ट उन्होंने 19 ईयर कर दी थी। ठीक है, लेटर ऑन है इसमें जो हमारे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास किया था 1863 एडी, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, लेटर ऑन है इंडियन पीपल्स ने ये डिमांड की कि वो एज लिमिट इंक्रीज कर दे। ठीक है, और एग्जामिनेशन का सेंटर इंडिया में हो इंस्टेड ऑफ इंग्लैंड में। ठीक है, 1883 एडी में विक्टोरी लॉर्ड वेपन ने अपॉइंट किया एक पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ 15 मेंबर। उसके उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन जो कि ऑफ विच शुड बी कंडक्टेड इन इंग्लैंड। पहला इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन जो इंग्लैंड में कंडक्ट होता था। सेकेंड था प्रोविंस सर्विस एग्जाम जो कि प्रांतीय एग्जाम होता था और डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट रिलीजन में वो क्या होता था, कंडक्ट होता था। ठीक है, थर्ड है उन्होंने प्रोफेशनल सर्विस कमीशन को रिकमेंड की कि अब उन्हें एज लिमिट जो पहले 19 थी वो 19 से इंक्रीज करके 23 कर दे। और इंडियन गवर्नमेंट ने इन 1892 में जो भी इसकी रिकमेंडेशन थी उसे क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर दिया था। लेटर ऑन 33% जो इंडियन थे वो क्या हुए थे, सिविल ऑफिसर में अपॉइंट थे। बाकी जो रिमेनिंग थे पर्सन वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियन थे। ठीक है, बट स्टिल नाउ है जो ब्रिटिशर्स है उसमें जो इंडियन सर्विस में जो इंडियन पीपल अपॉइंट हो रहे थे, बट जो मोस्टली इंग्लिश पीपल थे वो उन्हें ही हायर पोस्ट दी जाती थी। और मेन ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव ये था अपने वेलफेयर के लिए काम करना, इंडियन पीपल के वेलफेयर के लिए काम वो नहीं करते थे। नेक्स्ट इज आर्मी है। आर्मी ने भी मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब कि ब्रिटिश के रूल का कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए और एस्टेब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, 1856 में नंबर ऑफ इंडियन आर्मी थी 2,33,000 और उसमें यूरोपियन थे 45,322 और इंडियन सोल्जर को एज कंपेरिजन टू इंग्लिश सोल्जर्स कम सैलरी दी जाती थी। उन्हें सिर्फ पोस्ट ऑफ सूबेदार तक ही प्रमोट किया जाता था और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट होता था। यही रीज़न था कि इंडियन सोल्जर्स ने 1857 के जो रिवोल्ट हुआ उसमें अपना योगदान दिया है। आफ्टर रिवोल्ट बहुत सारे चेंजेस हुए। अब क्या था, नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स क्या हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ 1857 ईडी के रिवोल्ट के बाद 1858 ईडी में उन्होंने जो अगेन आर्मी बनाई थी उसमें उन्होंने सम चेंजेस किए थे। ठीक है, द नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स इंक्रीज कर दिए गए थे। सिर्फ जो इंग्लिश पीपल थे उन्हें ही तोपखाने में अपॉइंट किया जाता था, सिख एंड गोरखा को इंस्टेड ऑफ ब्राह्मण मतलब कि जो ब्राह्मण थे उनके बजाय वो सिख और गोरखा को रिक्रूट कर रहे थे एंड रेशो ऑफ इंडियन पीपल 2:1 हो गया था। ठीक है, इसके अलावा चीफ कमांडर वाज मेड द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट के ऊपर बेसिस थे, जिसके कारण जो यूनिटी थी अमंग सोल्जर्स वो क्या हो, कभी भी बन ना पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट को फर्दर थानास में डिवाइड किया और हर एक थाना का अपना क्या होता था, एक दरोगा होता था। ठीक है, जो पुलिस कैपिटन है उसका मेन वर्क है वो क्या करता था, वो चेक करता था। पुलिस कैप्टन है वो मोस्टली दरोगा के वर्क को चेक करता था और वॉचमैन विलेज की देखभाल के लिए अपॉइंट किया जाता था। इवन द पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो इंडियन पीपल थे उन्हें हायर पोस्ट में अपॉइंट नहीं किया जाता था, उन्हें एज कंपैरिजन टू ब्रिटिश कम सैलरी दी जाती थी और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। नाउ जुडिशियल सिस्टम मीन्स अदालती सिस्टम। द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश का ये रहा है, उन्होंने जुडिशियल सिस्टम और जो उन्होंने रिटर्न लॉ बनाया है। वैरन हेस्टिंग ने दीवानी एंड क्रिमिनल कोर्ट को इन डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट किया है। ठीक है, उन्होंने एक बुक नाम बनाई है। ठीक है, और फर्स्ट इन्होंने पहले ये बताया कि जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था वो इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में इन 1773 एडी। ठीक है, उन्होंने उन जजों को ताकि वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर कर सके, कैसे वो न्याय दे सके, कोड ऑफ कॉर्नवालिस नाम की एक बुक बनाई थी जो कि प्रिपेयर किसने, कॉर्नवालिस ने की थी। इन 1883 एडी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्टार्टेड की थी जुडिशियल सिस्टम इन बंगाल में। बट अगेन इसमें ये था कि
रूल ऑफ लॉ वाज एस्टेब्लिश इन द होल एम्पायर। जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे वो पूरे इंडिया में क्या होते थे, एप्लीकेबल होते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट है ऑल इंडियन पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी बेसिस ऑफ कास्ट कलर, डिस्क्रिमिनेशन ही होगा उनको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर क्रीड। ठीक है, बट है जैसे सिविल सर्विस में होता था, इंडियन को भी यहाँ पे अच्छे ट्रीट नहीं दिया जाता था। ठीक है, उन्हें कोई भी प्रिविलेजेस नहीं थी। ठीक है, उन्हें भी वर्डिक्ट का कोई उन्हें राइट नहीं था। बट इन 1883 एडी में जो लॉर्ड रैपन ने उन्होंने ट्राई किया कि जो इंडियन पीपल को भी इक्वल, इंडियन जो जज थे उन्हें भी इक्वल राइट दिया जाए, बट वो क्या रहे इसमें अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, ये थे आपके चैप्टर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। when and which act was passed to check the working of East India Country? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड से कट है, आपकी मतलब कि कट है बोर्ड के अकॉर्डिंग। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिविल सर्विस? द लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास द? तो कौन से थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे और उन्होंने पास किया था 1863 एडी में किया था। ठीक है, विच वाज द हायर पोस्ट गिवन टू इंडियन सेल्फ? तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें कौन सी हायर पोस्ट दी जाती थी? तो वो थी सूबेदार की। ठीक है, विच गवर्नर जनरल मेड द इम्प्रूवमेंट इन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड रॉयल? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था, ताकि उसका मेन ये था कि एस्टैब्लिश कर सके लॉ, ऑर्डर और पीस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा था, फर्स्ट एक्ट था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट है द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट चेक करेगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट को उनसे क्या मिलती थी? रेवेन्यू मिलती थी। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बना दिया था। ठीक है, गवर्नर जनरल को एम्पावर दे दी गई थी, कंट्रोल दे दिया गया था कि वो कंट्रोल करे टू प्रेसिडेंसी ऑफ बम्बई एंड मद्रास की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट एंड नॉट ऑफ पिंक इंडिया एक्ट। ये नेक्स्ट एक्ट था आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफेक्ट, जो डिफेक्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट के, जो डिफेक्ट थे उसे रिमूव करने के लिए 1784 एडी में जो क्या हुआ था? पिट इंडिया एक्ट पास हुआ था। पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी को उन्होंने क्या कर दिया था? बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे वो क्या करते थे? कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखते थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होते थे। ठीक है, जो कि फुली जो कंपनी के जो कंट्रोल्स है, कंपनी जो वर्क करती थी उन्हें देखते थे। ठीक है, काउंसिल्स ऑफ गवर्नर जनरल के 3 मेंबर्स होते थे, जो कि पहले 4 रखे गए थे। पहले 6 थे, फिर उन्होंने 4 किए, देन उन्होंने 3 कर दिए। द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल है उन्हें फुल पावर दे दी गई थी कि वो किसे कंट्रोल करे? मुंबई एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, उसे वो क्या करे? फुल कंट्रोल करे। ठीक है, विच चेंजेस वर मेड इन द आर्मी आफ्टर 1858 वॉर? आफ्टर 1858 वॉर के बाद क्या हुआ? तो नंबर ऑफ इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स को इंक्रीज कर दिए थे। उन्हें जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्हें ही आर्टिलरी में तोपखाने में अपॉइंट किया जाता था। इंडियन एंड यूरोपियन का जो रेशो था वो 2/1 कर दिया था। यूरोपियन ट्रॉप्स वर केप्ट एट इम्पॉर्टेंट प्लेस फ्रॉम द जोग्राफिकल एंड मिलिट्री पॉइंट। जो यूरोपियन ट्रॉप्स थे उन्हें मतलब कि सुरक्षित जगह में रखा जाता था। नाउ ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू रिलीजन एंड कास्ट के बेसिस में अपॉइंट करने लगे थे सोल्जर्स को। ठीक है, द सोल्जर्स ऑफ अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया टुक पार्ट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नाउ देयर मेंबर को, उनके मेंबर्स को क्या कर दिया था? रिड्यूस कर दिया था और उनकी जगह उन्होंने गोरखा, सिख एंड पठान को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, राइट एंड नॉट ऑन जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो वॉन हास्टिंग ने रेवेन्यू एंड क्रिमिनल कोर्ट इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट किया था। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में। लॉर्ड कार्निवल्स ने एक बुक बनाई थी, कोड ऑफ कार्निवल्स। ठीक है, इसलिए लॉर्ड विंटिंग ने एक जूरी सिस्टम बनाई थी बंगाल में। इन 1833 इंडियन लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया। ठीक है, कॉमन लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया सभी कंट्री में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, इन 1886 एडी में लॉर्ड रिपन को अपॉइंट किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ 15 मेंबर। द रेशियो कितना था? आफ्टर 1857 रिवॉल्ट के बाद 2/1 था। ठीक है, इन 1773 एडी अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग कर सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। बिल्कुल सही है, ट्रू है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कार्निवल्स इन इंडिया ईच थाना वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ दरोगा। बिल्कुल सही है, ट्रू था, हर एक थाना का दरोगा होता था। इन 1773 ईडी अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये भी बिल्कुल ट्रू है।
विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर की समरी अच्छे से पता चल गई होगी और आपने क्वेश्चन आंसर भी आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।